हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो आइए एक सवाल हम करते हैं, ठीक है। एवरेज के ऊपर, औसत माध्य के ऊपर, ठीक है। एक सवाल करते हैं। एक क्लास में पूरे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पूरे जो छात्र हैं, उनके मार्क्स का औसत 75 है, 75। ये अंक है, अंकों का औसत है ये, ठीक है। एवरेज ऑफ मार्क्स है ये पूरे स्टूडेंट्स का, ठीक है। पूरे स्टूडेंट्स का, लड़के लड़कियों दोनों का मिला के, ठीक है। जब स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास की बात हो रही है, तो मतलब पूरे लड़के लड़कियों को मिला के जो एवरेज है वो 75 है, अंकों का एवरेज, ठीक है। अब सिर्फ लड़कों की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ लड़कों के एवरेज मार्क्स, सिर्फ बॉयज जो हैं, तो लड़कों के अंकों का औसत जो है वो 70 है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लड़कों की बात हो रही है। और फिर लड़कियों के अंकों का औसत है 82, ठीक है। तो पहले इसने आपको सवाल में पहले पूरे स्टूडेंट्स के औसत दे दिया, ठीक है। फिर अलग से लड़कों का औसत दे दिया और लड़कियों का औसत दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये पूछ क्या रहा है, रेशियो आपको बताना है बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है। लड़के और लड़कियों का औसत, वो अनुपात बताना है आपको, ठीक है। रेशियो मतलब अनुपात, ठीक है, अनुपात बताना है। तो आइए करते हैं इस सवाल को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है। लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि बॉयज जो हैं, उनकी संख्या है एक्स। उस क्लास में जो बॉयज हैं वो एक्स एक्स बॉयज हैं, और गर्ल्स जो हैं वो वाई हैं, ठीक है। वाई लड़कियां हैं और एक्स लड़के हैं। तो आइए इसमें जो है आपको साफ साफ दिख रहा है कि वेटेड एवरेज, यानी कि भारित औसत या भारित माध्य का कंसेप्ट लगेगा। तो आइए देखते हैं कि अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि दो समूह आ गए हैं, ठीक है। बॉयज का अलग समूह है और गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग ग्रुप है और गर्ल्स का अलग ग्रुप है, ठीक है। लड़कों का अलग समूह है और लड़कियों का अलग समूह है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया ही था कि पिछले बार बताया ही था कि ये जहाँ भी समूह आ जाता है और औसत वगैरह की बात हो रही होती है, तो वहाँ भारित औसत या भारित माध्य या वेटेड एवरेज लगाया जाता है। तो आइए वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने वेटेड एवरेज, ठीक है, कक्षा का भारित औसत, यहाँ पे हम अब निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे पता होता है कि यहाँ पे हमारे दो समूह बन गए हैं। तो पहले समूह का एवरेज मार्क्स इंटू एक्स हो जाएगा और दूसरे समूह का जो है एवरेज मार्क्स इंटू वाई हो जाएगा। तो पहले समूह में हमारे पास एक्स बॉयज है, तो एक्स इंटू और उस समूह का एवरेज, ठीक है। तो एक्स एक्स इंटू बॉयज का कितना था, एवरेज मार्क्स 70 था, ठीक है। औसत अंक लड़कों के 70 थे, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू 70 आ जाएगा, यानी कि x इंटू 70 प्लस फिर जो दूसरा समूह है, अब दूसरा समूह लड़कियों का है, तो कितनी लड़कियां हैं, y लड़कियां हैं, इंटू और दूसरे समूह का जो औसत है एवरेज, दूसरे लड़कियों का जो समूह है उसमें लड़कियों को कितने औसत अंक आए हैं, 82, ठीक है। तो y इंटू 82 हो जाएगा। और नीचे जो है दोनों औसत में कितने, टोटल कितने लोग हैं, दोनों समूह को मिला के कितने लोग हुए, तो पहले समूह का x और प्लस दूसरे समूह से y, ठीक है। तो लड़के और लड़कियां टोटल जो है वो x प्लस वाई है। तो और हमें स्टूडेंट्स ये भी दिया है कि ये जो पूरा एवरेज आएगा पूरे क्लास का, ठीक है, ये तो पूरे क्लास का एवरेज आ गया ना स्टूडेंट्स। तो पूरे क्लास का जो औसत अंक है, पूरे क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 75 हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज है ये 75 के इक्वल होगी। आइए मैं ये सब बातें लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया। तो एक्स जो है लड़के थे, ठीक है, तो एक्स तो हमें नहीं पता। और फिर लड़कों के औसत अंक, ठीक है, जो कि 70 है, ठीक है। लड़कों जो समूह है, हमारे पास दो समूह है ना, तो पहले समूह की बात लिखनी है, फिर प्लस करके दूसरे समूह की बात लिखनी है,
ठीक है। तो पहला समूह, पहले ग्रुप में लड़के थे x इंटू और लड़कों का मार्क्स का एवरेज, ठीक है। तो x इंटू 70 हो गया, प्लस अब ये प्लस के बाद दूसरे समूह की बात होगी, लड़कियों की बात होगी। तो लड़कियां कितनी मानी हमने, y, तो y इंटू 82 हो गया, ठीक है। दूसरे समूह का एवरेज आ गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरे ग्रुप का एवरेज आ गया, दूसरे समूह का औसत आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले समूह का औसत और फिर दूसरे समूह का औसत, और फिर नीचे जो है कितने लोग हैं दोनों समूह को मिला के। तो x लड़के हैं और y लड़के हैं, तो x प्लस वाई हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, सवाल में आइए देखते हैं पूछा क्या था। सवाल में पूछा था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा था, ठीक है। मतलब कि लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें निकालना है, मतलब कि x बाई वाई निकालना है हमें, ठीक है। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं अगर y से डिवाइड कर दूं, ठीक है, या उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। इस x प्लस वाई को मैं इधर ले जाता हूं, तो मैं x प्लस वाई नीचे जो था उसको इधर ले गया, तो इधर कोई चीज इक्वल टू के दूसरे साइड जाती है स्टूडेंट, तो जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 75 के साथ x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 75 के साथ x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो गया, और दूसरे साइड हमारा क्या रह गया, x इंटू 70 प्लस वाई इंटू 82, ठीक है। तो ये चीज रह गई। अब ये जो पूरे इक्वेशन है इसको मैं y से डिवाइड करूंगा। तो जो पूरी इक्वेशन को y से मैंने विभाजित कर दिया, ठीक है, y से विभाजन कर दिया, तो यहाँ पे x बाई वाई आ जाएगा, और प्लस y बाई वाई करेंगे तो वो तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। फिर इक्वल टू के दूसरे साइड यहाँ पे x बाई वाई आ जाएगा इंटू 70 प्लस, फिर यहाँ पे जब y बाई वाई आएगा तो वो कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, तो 1 इंटू 82 हो जाएगा। तो यही चीज मैंने लिख दी। अब बस कुछ नहीं, अब आपको x बाई वाई निकालना है इस इक्वेशन से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास अब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो ये ब्रैकेट को मैंने खोल दिया, तो 75 एक्स बाई वाई से भी मल्टीप्लाई होगा और 75 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। उसके बाद ये चीज़ मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है, एक्स बाई वाई इंटू 70, मतलब 70 इंटू एक्स बाई वाई एक ही बात होती है, और प्लस 1 इंटू 82 को प्लस 82 लिख दिया। अब ये जो चीज़ है 70 इंटू एक्स बाई वाई, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है, और 75 को इधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो इसमें मैं एक्स बाई वाई कॉमन ले लूंगा लेफ्ट साइड, ठीक है, बाएं साइड में एक्स बाई वाई को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो फिर हम जो है वही सेम अलजेब्रा करेंगे, ठीक है, जो हमने स्कूल में पढ़ी है। तो जब मैंने x बाई वाई कॉमन ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है, x बाई वाई इंटू 75 माइनस 70। तो ये ब्रैकेट में कॉमन हमने x बाई वाई को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो 75 इधर से बचा और इधर से 70 आ गया, इज इक्वल टू, अब इक्वल टू के दूसरे साइड 82 माइनस 75 जो कि 7 होता है, ठीक है, 7। अब x बाई वाई इंटू 75 माइनस 75 होता है इक्वल टू 7। अब ये 5 लेफ्ट से राइट साइड चला जाएगा, बाएं से दाएं साइड चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, 7 के नीचे आएगा, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 7 बाई 5। तो स्टूडेंट्स यही है आंसर, ठीक है। तो हमें वो रेशियो निकालना था, x जो थे नंबर ऑफ बॉयज थे, y जो थी वो नंबर ऑफ गर्ल्स थी, ठीक है। तो हमें यही अनुपात निकालना था, ठीक है, उस क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो स्टूडेंट्स यही है इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर है 7/5, ये रहा 7/5। तो स्टूडेंट्स आइए एक सवाल और करते हैं, ये अलग तरीके का है ज़रा, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं। हमारे पास 5 किताबें हैं, ABCDE, ठीक है, पांचों किताबों का नाम है ये, ठीक है, और 5 बुक्स हैं, ठीक है। तो उन पांचों किताबों का एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ठीक है, उन पांचों का जो दाम है उनका एवरेज जो है, एवरेज कॉस्ट जो है वो 200 है, 200 पांचों किताबों का, ठीक है। अब छठी किताब लाई गई, ठीक है, जिसकी कीमत थी 250 रुपए, 250 रुपीज, ठीक है। तो अब 5 किताबों के साथ ये छठी किताब मिला दी गई, तो पूरे के पूरे जो 6 किताबें हैं,
ठीक है, उनका आपको जो नया एवरेज जो बनेगा वो निकालना है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचिए कि जो छठी किताब शामिल की गई, ठीक है, तो 6 पुस्तकें हो गई टोटल, तो उसका नया औसत, उसका नया माध्य क्या होगा। ठीक है, ये अभी तक जो भी कंसेप्ट मैंने कराया ये सवाल उससे बहुत ही आराम से हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे कि पांचों जो पुस्तकें हैं उनका अगर औसत लागत हम निकालेंगे, ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, तो मान लीजिए पहली किताब जो ए थी, ठीक है, पहली जो किताब थी उसकी कॉस्ट, उसकी लागत हम स्मॉल ए, छोटा ए मान लेते हैं। दूसरी किताब की लागत, दूसरी किताब की कॉस्ट हम छोटा बी मान लेते हैं। वैसी सी किताब की लागत सी मान लेते हैं। डी वाली किताब की लागत कॉस्ट डी मान लेते हैं। ई वाली किताब की लागत कॉस्ट ई मान लेते हैं। तो एवरेज जो है इन पांचों की कॉस्ट, पांचों की लागत को जोड़ के डिवाइड बाय 5 करना होगा। ठीक है, 5 से विभाजन करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज औसत आ जाएगा 5 किताबों का। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये तो 200 दिया ही हुआ है। ठीक है, पांचों किताबों का एवरेज कॉस्ट 200 तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज है ये 200 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं 5 को इधर ले जाऊंगा, तो ये 5 नीचे था। ठीक है, तो इक्वल टू के इधर जाके गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 × 5 हो जाएगा। तो मैं 5 को इधर ले गया, तो 200 × 5 हो गया, और इधर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो गया, और 200 × 5 मतलब 1000 हो गया। अब इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे, तो इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब छठी बुक लाई गई और उसकी कीमत थी 250 रुपये। ठीक है, तो आइए इसे भी हम इक्वेशन की तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे अब छठी बुक लाई गई, ठीक है, जिसकी कीमत थी 250 रुपये। तो 6 पुस्तकों की औसत लागत अब कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले जो थे हमारे पास सिर्फ 5 पुस्तकें थी, ए बी सी डी और ई, और अब जो है 6 पुस्तकें आ गई हैं। तो उसका एवरेज के लिए बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ई के बाद प्लस एफ भी लिखना पड़ेगा छठी पुस्तक के लिए, और डिवाइड बाई 6 से विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छठी किताब की हमने जो कीमत है, जो उसकी कॉस्ट है, वो एफ मानी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या था, फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ 6 बुक्स। ठीक है, न्यू एवरेज, ठीक है, न्यू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, न्यू एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स जो है वो ये निकल के आ गया। अब बस आपको क्या करना है, अब पहली इक्वेशन जो हमने कुछ देर पहले निकाली थी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका हमें पता था कि ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जोड़ने पे 1000 आ रहा है। तो आपको इसमें यही इस्तेमाल कर लेना है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 1000 रख देना है। ठीक है, और प्लस एफ तो हमें पता ही है कि छठी बुक की कीमत 250 रुपये है। ठीक है, तो आइए इसे करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5, ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक हमें पता है 1000 है, तो उसका 1000 मैंने लिख दिया, और प्लस एफ जो अलग छठी किताब की जो कॉस्ट थी, छठी किताब की जो लागत थी, वो मैंने लिख दिया 250। तो बस ये तो अब सिंपल है, 1000 और 250 को जोड़ना है और 6 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ गया 1000 प्लस 250, 1000 प्लस 250 डिवाइड बाई 6 करके 208.3 आ गया। ठीक है, 208.3। तो यही है, ये 208.3 रुपये हैं जो 6 किताबों का औसत, वो औसत लागत। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो बेसिकली क्या था, 5 किताबें थी पहले, और उनका
जो औसत लागत थी वो 200 रुपए थी। फिर छठी किताब लाई गई, छठी किताब, ठीक है, किताबें नहीं, छठी किताब, एक एक किताब बाद में लाई गई, पांच पांच किताबों के बाद एक और छठी किताब लाई गई। और उसके ये जो छठी किताब थी इसका दाम था 250 रुपए, ठीक है। तो जो बाद में जो छः की छः किताबें हैं उनका औसत अ, औसत लागत क्या होगा, ठीक है, ये था सवाल, ठीक है। उन जो 6 बुक्स हैं लास्ट में, ठीक है, पांच के बाद एक छठी जोड़ दी गई ना, तो वो 6 किताबों का एवरेज कॉस्ट अब क्या होगा, लास्ट में ये पूछा था, ठीक है। तो हम सबसे पहले पांचों किताब का औसत निकालने का ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में तो हमारे पास 5 किताबें थी ना, A B C D E, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, और जो कि इसका औसत लागत एवरेज कॉस्ट दिया हुआ था 200। तो इससे हमने पहली इक्वेशन ये बना ली, ठीक है, ये पांचों किताबों का था, ठीक है। अब यहां से अब छठी किताब लाई गई, छठी किताब, ठीक है, एक नई किताब ला दी गई। तो पांचों किताबों में एक नई किताब और ला दी गई, तो टोटल 6 किताबें हो गई ना। तो फिर हमें अब फिर से वही सेम औसत का फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है, ए प्लस, तो अब 6 A+B+C+D+E+F, तो अब 6 किताबें हो गई ना, तो इसलिए ऊपर छः छः नंबर लिखने पड़े, 6 संख्या लिखनी पड़ी। लेकिन हमें तो पहले से हमें मालूम है कि A+B+C+D+E जो है वो 1000 है, और जो छठी किताब है उसका दाम F है, तो वो 250 रुपए की है, तो हमने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। ये जो इक्वेशन था इसका हमने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, और फिर ये कैलकुलेट करके फाइनल आंसर हम लोग ले आए 208.3। तो स्टूडेंट्स, ये अब नया टॉपिक देखते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है, औसत गति जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कभी भी एवरेज स्पीड या औसत गति निकालनी हो तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिए होंगे, लेकिन आप आसानी से सिर्फ इसी को याद करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी एवरेज स्पीड, औसत गति या औसत चाल के बारे में कुछ पूछा जा रहा हो तो आपको बस हमेशा यही याद रखना है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए ऊपर टोटल डिस्टेंस लिखना है, नीचे टोटल टाइम। औसत गति या औसत चाल निकालने के लिए ऊपर कुल दूरी लिखनी है और नीचे कुल समय लिखना है, ठीक है। ऐसे करके आप कोई भी तरीके के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये दोनों फॉर्मूला तो एवरेज औसत के लिए हैं, ऊपर ये जो दोनों फॉर्मूला हैं, लेकिन आपको नीचे वाले फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। नीचे जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, गति या चाल जो है दूरी को समय से विभाजन करना होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आप बस इनकी मदद से आपको कोई भी प्रश्न सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मान लीजिए ये एक सिचुएशन दी है कि एक गाड़ी है जो ए से बी जाती है S1 की स्पीड से, ठीक है, ए से बी गई S1 की स्पीड से, और वापस बी से ए वापस आती है S2 की स्पीड से, ठीक है। तो अब हम एवरेज स्पीड निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है एवरेज स्पीड में, बस आपको बस ये एक चीज याद रखनी है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। या औसत गति या औसत चाल जो है इसको निकालने के लिए ऊपर कुल दूरी लिखनी होती है और नीचे कुल समय लिखना होता है। तो आइए ये जो है सिचुएशन, इसका देखते हैं ये कैसे निकलेगा, औसत कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये हमें मान लीजिए एक सवाल दिया है, ठीक है। तो इसमें हम औसत गति या एवरेज स्पीड निकाल लें, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो हम जो है ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, उसे x मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए और बी के बीच में दूरी x है तो बी से ए के बीच में भी दूरी x ही तो रहेगी ना स्टूडेंट, सेम ही है ना, दो जगह है, ए एक जगह है, बी दूसरी जगह है, तो या तो आप ए से बी में जाएं तो भी आपको x डिस्टेंस जाना होगा, या बी से ए में आए
तो भी एक्स डिस्टेंस जाना होगा, एक्स की दूरी होगी। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड या औसत गति या औसत चाल निकालने के लिए ऊपर आपको टोटल डिस्टेंस कर लेना होगा और नीचे जो है टोटल टाइम करना होगा। ऊपर कुल दूरी और नीचे कुल समय करना होगा। तो अब कुल दूरी ऊपर की अगर बात करें, ऊपर टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो वो गाड़ी ए से बी तक गई तो एक्स दूरी उसने तय करी, और फिर वापस बी से ए भी तो आई, तो फिर से उस गाड़ी ने एक्स दूरी तय करी। ठीक है, तो एक्स दो बार आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स हो गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ऊपर की बात हुई। अब दोस्तों नीचे टोटल टाइम कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल टाइम लिखना है, ये बस थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। टोटल टाइम, कुल समय की अब बात हो रही है। तो ए से बी वो गाड़ी गई, तो S1 स्पीड से गई और उसने एक्स दूरी तय करी, एक्स डिस्टेंस तय किया। ठीक है, तो ए से बी जाने में कितना टाइम लग गया, तो मुझे यहां से टाइम निकालना है, तो टाइम इधर चला जाता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है ना स्टूडेंट्स। तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, एक्स डिवाइडेड बाई S1। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपके आसानी के लिए लिख भी दिया है कि समय, टाइम, समय निकालने के लिए ऊपर डिस्टेंस दूरी लिखनी होती है और फिर नीचे स्पीड या फिर गति या फिर नीचे चाल चाल आता है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो यहाँ पे ए से बी जाने के लिए कितना समय लगा, डिस्टेंस x हुआ और स्पीड S1 हुआ, तो इसलिए x बाई S1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना। अब वापस B से A आ रही है ना गाड़ी, तो वापस B से A आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है x, तो इसलिए x बाई, और इस बार स्पीड S2 हो रही है, तो इसलिए S2 लिख दिया। अब आप इसको सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व करिएगा। ठीक है, वो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ये आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपको यही मिलेगा। तो औसत चाल जो है वो हमारी ये निकल के आई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में पहले वो ए से बी गया, फिर बी से ए आया, और दोनों दोनों बारी वो डिस्टेंस सेम थी। ठीक है, डिस्टेंस सेम थी। ठीक है, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस सेम थी, जो हमने एक्स माना था। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखना, तभी ये एक्स एक्स कैंसिल हो पाए। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो ये आंसर आता है। ये मैं कहूँगा ये आप याद नहीं रखिए, ये तो आप बहुत जल्दी से कैलकुलेट करके रफ कॉलम में कैलकुलेट करके ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कभी भी आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ें तो उसे समझने की कोशिश किया करिए। ठीक है, बहुत आसानी से फिर आप कोई भी सवाल कर पाएंगे। तो इतना मुझे जो समझाना था वो बस इसके लिए कि एवरेज स्पीड जो है इस केस में, इस सवाल के लिए, ठीक है, इस सवाल के लिए इतना आया है एवरेज स्पीड, औसत चाल। और आपको ये सब फॉर्मूला ये बस ध्यान में रखना है। ठीक है।